हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद एकता। बेटा आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, एसिड एंड बेसिस को आइडेंटिफाई करना तो आता है। ठीक है, हम लोग अलग अलग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे लिटमस होता है, ठीक है, फिनोफ्थलीन होता है, देन वी हैव मिथाइल ऑरेंज। तो मतलब ये इंडिकेटर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि द गिवन सोल्यूशन इज़ एसिडिक और बेसिस। तो थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लिटमस क्या करते हैं बेटा। दे चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड इन केस ऑफ एसिड्स, ठीक है, एंड रेड टू ब्लू इन केस ऑफ बेसिस। ठीक है, ये तो हमने काफ़ी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, राइट। अच्छा, फिनोफ्थलीन होता है बेटा, वो क्या करता है? फिनोफ्थलीन एसिड्स को चेंज करता है, नो चेंज, कलरलेस। ठीक है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है ना बच्चों को। और बेसिस में क्या करता है बेटा? ये पिंक हो जाता है। टाइट्रेशंस करते हैं जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं ना, तो टाइट्रेशंस होती हैं, तो उसके अंदर हम फिर लैब के अंदर फिनोफ्थलीन डालते हैं, तो बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा एक पिंक कलर आता है, राइट। अब मिथाइल ऑरेंज है, ये क्या करता है? एसिड्स के साथ इट टर्न्स रेड एंड बेसिस के साथ इट टर्न्स येलो। तो मतलब ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको हम टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। द गिवन सोल्यूशन क्या है बेटा, एसिड है या बेस है। ठीक है, तो ये बेसिक सी इंट्रोडक्शन है एसिड बेसिस की, जो कि आप ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में जानते हो। तो बस सिर्फ एक छोटी सी रिवीजन जो होती है ना, वो रिकैप जो होता है बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा ये तो आपने पढ़ लिए बेटा जो हम केमिकल इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। इसमें से दो तो केमिकल है, ये तो लिटमस आपका नेचुरल इंडिकेटर है ये वाला। ठीक है, तो इसके अलावा ना बेटा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी होते हैं। कौन से इंडिकेटर्स? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल राइट, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से होते हैं बेटा? ऐसे सब्सटेंसेस जो अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं डिपेंडिंग कि कौन सा सोल्यूशन है, एसिडिक है या बेसिक है, उसके अकॉर्डिंगली इनकी स्मेल में चेंज आ जाता है। ठीक है, कुछ बहुत प्लेजेंट स्मेल देते हैं, कुछ बिल्कुल ही ओडरलेस हो जाते हैं, उनकी स्मेल ही गायब हो जाती है। ठीक है, तो अब आप एग्जाम्पल ले लो इसका, अनियन। ठीक है, अनियन की बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। ठीक है, और उसको आप एसिडिक अगर एक एनवायरनमेंट देते हो या एक एसिडिक सोल्यूशन देते हो, तो उसकी बहुत ही पेक्यूलियर स्मेल डिटेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली आपने देखा होगा ना, सिरके वाला प्याज है ना, दैट्स नॉर्मली दैट वी फाइंड व्हेन वी गो फॉर डाइन इन एनी होटल वगैरह, तो वहाँ पे ऐसा सिरके वाला प्याज मिलता है, और उसमें आप देखते हो उसमें हल्का सा उसका कलर भी वैसा हो जाता है, सिरके में पड़ा पड़ा। ठीक है, और स्मेल भी उसकी बहुत एक पेक्यूलियर स्मेल आती है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में अनियन जो होता है बहुत ही पेक्यूलियर स्मेल देता है, लेकिन अगर आप उसको बेसिक के अंदर डालोगे तो स्मेल उसकी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप एक और एग्जांपल ले लो, वनीला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, वनीला एक्सट्रैक्ट जो है वो अपना अरोमा एसिडिक सोल्यूशन में जो है ना वो रिटेन करके रखता है। एसिडिक सोल्यूशन में इसका जो अरोमा है, इसकी जो खुशबू है, दैट इज़ रिटेन्ड, वो वहीं की वहीं रहती है। लेकिन जैसे ही आप इसको किसी बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो इसका जो अरोमा है वो गायब हो जाएगा, यानी कि ये ओडरलेस हो जाएगा, स्मेल आनी बंद हो जाएगी। एक और एग्जांपल है आपकी बुक में दिया हुआ बेटा, क्लोव ऑयल। ठीक है, क्लोव क्या करता है? अब बेसिक सोल्यूशन आएगा तो ये स्मेल अपनी लूज़ कर देगा। ठीक है, द स्मेल इज़ लॉस्ट। जैसे आप इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे, इसकी जो स्मेल है वो वापस आ जाती है, यानी कि रिटेन कर लेता है अपनी ये स्मेल। ठीक है बेटा, तो ये तीन तरह के आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। बस इतना सा ही आपको पता होना चाहिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में, और तो कोई इतनी ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे इसमें से क्वेश्चन आता नहीं है, बट स्टिल क्योंकि आपकी बुक का एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वैसे आज हम इस वीडियो में, मैंने आपको बताया ना, हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो चलो पहले हम केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं कि एसिड एंड बेसिस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है? एसिड्स एंड बेसिस रिएक्शन विद मेटल्स। ये रिएक्शंस भी आपने कर रखी हैं इन स्टेप्स इन वेरियस क्लासेस। ठीक है, बट फिर भी एक हो जाता है कि जब आप अपनी क्लास में स्टडी करते हो तो आपको हर चीज़ जो होती है ना वो एकदम क्लियरली माइंड में एकदम क्लियरली बैठी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बेसिक साइज का जो वर्ड रिएक्शन है ना वो समझ लेते हैं कि क्या होता है। जब भी एसिड बेटा एक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? एक सॉल्ट एंड इट अनदर प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये एरो अब जो होता है ये हाइड्रोजन गैस, मतलब ये गैसेस का एक सिंबल होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक वर्ड इक्वेशन है। अब इस वर्ड इक्वेशन को समझने के लिए देखते हैं कि हम कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स लेंगे या एसिड्स लेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा एक रिएक्शन विच इज़ द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है,
अब जैसे कि हमने पढ़ा कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है, एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो कौन सा सॉल्ट ऑब्टेन होगा बेटा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। नाउ मेक श्योर दैट योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। पेपर में कभी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन छोड़ के नहीं आनी, वरना नंबर कटाए होगे अपने, ठीक है। एंड आई एम श्योर मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बैलेंसिंग अच्छे से आती है। मैंने वीडियो डाला हुआ है, जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट ऑन माई चैनल एंड रिवाइज योर बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम देयर, ठीक है बेटा। एसिड एंड बेसिस का ये रिएक्शन समझ में आ गया कि जब भी हम किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको जिस गैस के एफरवेंसेस नज़र आते हैं वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। अब देखो समझने वाली बात है कि जो हाइड्रोजन गैस है उसका ना कभी कभी एग्ज़ाम में टेस्ट पूछ लेते हैं कि कन्फर्मेशन टेस्ट बताओ कि कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ हो रही है, क्योंकि बेटा सारी गैसेस ओडरलेस एंड कलरलेस होती हैं, तो बहुत मुश्किल होता है लैब के अंदर फाइंड आउट करना कि कौन सी गैस रिलीज़ हुई है। तो बहुत ही बेसिक साइज़ का एक टेस्ट होता है कि आप एक बर्निंग स्प्लिंटर लेकर आओ। बर्निंग स्प्लिंटर होता है एक जलती हुई माचिस की तीली, ठीक है। तो ये हमारी जलती हुई माचिस की तीली है। अब मान लो मेरा जो रिएक्शन हो रहा है, दिस इज़ अ कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो जिंक सल्फेट सोल्यूशन था, छोटा सा मैं रफ सा डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पे ये हम जिंक ग्रैन्यूल्स ले रहे हैं, ठीक है। ये कॉक लगाया हमने, ये लगाई हमने डिलीवरी ट्यूब, और ये डिलीवरी ट्यूब की जो एग्ज़िट है वो मैं यहाँ डाल देती हूँ। अब यहाँ से ना बबल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जिंक, एंड यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। बहुत रफ सा डायग्राम है, प्लीज़ डोंट गो बाय द डायग्राम, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको विजुअली एक चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ये जो बबल्स निकल रहे हैं ना बेटा, इसके पास जब आप एक ये जलती हुई तीली लेके आते हो, उसको बर्निंग स्प्लिंटर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हाइड्रोजन गैस के कॉन्टैक्ट में आएगी ना, इट्स गोइंग टू बर्न विद अ पॉप साउंड। ब्लू फ्लेम निकलती है एंड पॉप साउंड निकलती है, ठीक है। सो ये दो चीज़ें होती हैं जो इस गैस की एवोल्यूशन को कंफर्म करती हैं, इंडिकेट करती हैं, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया। अब हमारे पास बेटा यहाँ पे जो सेकंड कैटेगरी है वो, क्योंकि हमने अभी मेटल्स का बेसिक एसिड्स के साथ रिएक्शन देखा, अब हम देखेंगे मेटल्स का बेसिस के साथ रिएक्शन, ठीक है। मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बेटा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो लाओ इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेम ले लेते हैं जिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ले लेते हैं। अब जो सॉल्ट बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, Na2ZnO2। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम जिंकोएट, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज़ होएगी, हाइड्रोजन गैस, जैसे कि मैंने आपको ऊपर वर्ड इक्वेशन में बताया था, ठीक है। अब सारे मेटल्स जो है ना बेटा इस तरह की रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि आपको पता ही है मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो नीचे पड़े होते हैं मेटल्स वो बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो जिंक भी कर लेता है, एलुमिनियम भी कर लेता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो नोबल मेटल्स होते हैं ना, जैसे गोल्ड हो गया आपका, ठीक है, सॉरी सिल्वर हो गया, मैं मरकरी लिखने लगी थी, प्लैटिनम हो गया, ठीक है। अब ये अपनी लो रिएक्टिविटी की वजह से ये इस तरह की रिएक्शंस नहीं शो कर पाते, ठीक है बच्चे। तो इवन कॉपर के साथ भी रिएक्शन नहीं होती, लेड के साथ भी रिएक्शन नहीं होती, बहुत लेस रिएक्टिव है, टिपिकली बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते ये वाले मेटल्स, ओके। तो इन केस अगर आपको एग्जाम में या कोई ऐसा MCQ आता है जहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है कि भाई ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो बेसिस के साथ नहीं रिएक्ट करते, तो आपने कौन से लिख के आने बेटा, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर एंड लेड, ठीक है। ओके, तो अब सेकंड प्रॉपर्टी जो हम करने जा रहे हैं बेटा वो है एसिड्स की, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स का तो आपको रेडिकल के थ्रू सिंबल पता होगा क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, HCO3-1 एंड CO3-2, ठीक है। बस ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, फिर फॉर्मूला तो बनाना चुटकियों का खेल है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है बेटा, हमने रिएक्शन देखनी है इनकी एसिड्स के साथ। तो सबसे पहले हम एक कार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। उसको हमने HCl के साथ रिएक्ट किया। देखो अब ये बेसिकली क्या रिएक्शन है, आपको हमेशा ना याद रखना है, एक छोटा सा की पॉइंट याद रखना है। कार्बोनेट होता है ना जिस भी कंपाउंड के अंदर, तो आपका जो एंड प्रोडक्ट होता है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर रिलीज़ होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी वन ऑफ योर एंड प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, सोडियम आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको सॉल्ट मिलेगा, प्लस वाटर भी रिलीज़ होगा, ठीक है। तो मतलब तीन इसके जो कंपोनेंट्स हैं, तीन प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या हैं कि जब भी आप सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो पहला जो मिलता है दैट इज़ अ सॉल्ट विद द रिलीज ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है।
इसी तरह से अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है, उसको भी हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं होगा, प्रोडक्ट्स विल बी सेम, NaCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बहुत सिंपल है रिएक्शन, बिल्कुल भी कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब वो क्यों लगाएंगे, अब वो अगेन बैक टू बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस का वीडियो देखो, समझ आ जाएगा आपको बहुत आसानी से। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ। हाइड्रोजन के देखो यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं ना, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगा दिया, इसके आगे कोफिशिएंट लगा दिया। अब क्लोरीन भी मेरा 2 हो गया तो मुझे इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ भी मैंने 2 लगा दिया। ऑलरेडी मेरे पास सोडियम यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं यहाँ पे, तो मेरी इक्वेशन होगी बैलेंस। मुझे कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो इक्वेशन मैंशन करके आनी है एग्जाम में बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ, बैलेंस इक्वेशन ही लिख के आनी है। ठीक है, वरना नंबर आपके कट जाएंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया ना कि जो गैसेस होती हैं वो कैसी होती हैं, दे आर कलरलेस एंड ओडरलेस। तो सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड निकली। अब हमें कैसे पता लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, बहुत सिंपल सा टेस्ट है, हम लोग 6-7 से करते आ रहे हैं इस टेस्ट को, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करो तो वो मिल्की हो जाती है। तो लाइम वाटर क्या है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया। जब पास हुआ तो हमारे पास एक वाइट प्रेसिपिटेट आ गया। वो वाइट प्रेसिपिटेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर इज़ गिवन आउट। तो ये जो मिल्की सा प्रेसिपिटेट होता है ना, इसकी वजह से हमें समझ में आ जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट कर गई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसमें हमने बबलिंग भी करते हैं हम स्ट्रॉ के थ्रू इस सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, सो दैट द बबल्स कैन रिलीज, थ्रू द बबल्स वी आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द सोल्यूशन एंड वी आर ऑब्टेनिंग अ मिल्की प्रेसिपिटेट विच इज़ इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा। अच्छा, अभी एक चीज़ और है। अब क्या है, जैसे देखो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया ना, ठीक है, अब क्या करो ना, आप इसमें से और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करो, कीप गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड टू दिस सोल्यूशन विच यू हैव ऑब्टेन्ड अलॉन्ग विथ सम वाटर। क्या होगा, आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और ये पानी में सॉल्युबल होता है। ऊपर वाला तो प्रेसिपिटेट था कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो अगर आपको ये रिएक्शन आती है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, तो सिंपल सा हिसाब है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपका, मिल्की प्रेसिपिटेट। जैसी लाइम वाटर में से आपने पास करी कार्बन डाइऑक्साइड, आपको क्या मिला, यहाँ पे एक मिल्की प्रेसिपिटेट मिला। ठीक है, मिल्की प्रेसिपिटेट को क्या किया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया। कार्बन डाइऑक्साइड जब आपने रिएक्ट उसमें से पास करी अलॉन्ग विद वाटर, तो आपको जो अल्टीमेट प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक सॉल्युबल कंपाउंड है। ठीक है, समझ आ गई है। तो बेसिकली इसकी अगर हम वर्ड रिएक्शन देखें तो बहुत ही सिंपल है। एक सेकेंड, आपने क्या करना है, मेटल कार्बोनेट लिया, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ बेटा, या आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हो, छोटा सा लिख रही हूँ, डोंट कंफ्यूज इट विद हाइड्रोकार्बन प्लीज़। हाँ, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको आपने एसिड के साथ रिएक्ट किया ना हमने, यहाँ पे ये रिएक्शन करी, ऊपर भी करी। तो जब आपने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिला बच्चे, सॉल्ट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये बेसिकली इसकी वर्ड इक्वेशन है, जिसको हमने इन एग्जाम्पल्स के साथ स्टडी कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं बेटा, एसिड्स एंड बेसिस कि आपस में रिएक्शन, हाउ डू दे रिएक्ट विद ईच अदर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी 7th स्टैंडर्ड में भी है ये, कि इसको क्या बोलते हैं, है ना, बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, तो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो नलीफाई कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दैट मीन्स एसिड प्लस बेस विल गिव यू एज अ प्रोडक्ट सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सिंपल सा एसिड ले लेते हैं, लेट्स टेक HCl, एक बेस ले लेते हैं सिंपल सा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, ये एक तरह की ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक्सचेंज ऑफ आयंस है इसके अंदर। सो यू विल गेट NaCl एज अ सॉल्ट एंड H2O एज वाटर। बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ से NaCl निकाल दो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो उसने एक कंपाउंड बना लिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, उसने एक कंपाउंड बना लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई। जिसने बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अभी तक नहीं करी है रिवाइज, वो भी मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हो, आपको सारी रिएक्शंस क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, न्यूट्रल कंपाउंड मिलता है, दिस इज अ न्यूट्रल कंपाउंड एंड द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। याद आया आपको, छोटी क्लासेस में करते थे हम लोग,
एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर, फिर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनती है, फिर जिससे एंड बाइट करती है, तो उसको अगर हमने इफेक्ट को नलीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर कैलामाइन लोशन लगाएंगे, याद आया, ठीक है। तो ये उस तरह के हमने जो कॉन्सेप्ट है वो 7th स्टैंडर्ड में किए हुए हैं, ठीक है। चलो अब हम 4th प्रॉपर्टी कर लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, बस इसको समझना है, ध्यान से समझ के प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं है, इट्स ऑल बाय प्रैक्टिस। घबराने की ज़रूरत ही नहीं है कि इतनी सारी रिएक्शंस कैसे करेंगे, सब हो जाती है बेटा। प्रैक्टिस जितनी करोगे यू विल बी परफेक्टिंग इट, फिर बोलोगे कि मैम वी आर प्रो, हमें तो सब आता है अच्छे से, आ जाएगा। आई एम वेरी श्योर माई चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, मेटल ऑक्साइड में एमओ करके लिख रही हूँ, उसको आपने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिला आपको, सिंपल सॉल्ट एंड वाटर। वही अपनी केमिकल नेचर तो मेटल की वैसी ही रहेगी ना, आप उसको चाहे मेटल एक हाइड्रोक्साइड में ले लो, चाहे मेटल ऑक्साइड में ले लो, ठीक है। तो वो रिएक्ट करके एसिड के साथ क्या बना रहा है बेटा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, बहुत स्लोली डालना है, स्टर करते रहना है इस पूरे सोल्यूशन को। तो जैसे ही आप इसको देखोगे, इनका जो रिएक्शन होगा ना, उससे क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड जो होगा ना वो डिजॉल्व हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, प्लस वाटर विल बी गिवन आउट, ठीक है। 2 लगाओ, बैलेंस करो, रिएक्शन डन, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। तो जो कलर होता है ना सोल्यूशन का वो ब्लू ग्रीन होता है, तो कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व कर जाता है, फिर ब्लू ग्रीन जो सोल्यूशन होता है वो किसकी वजह से होता है, कॉपर क्लोराइड के बनने की वजह से होता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन किसकी वजह से बनता है बेटा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। की बनी ना एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर क्लोराइड दैट इज फॉर्म्ड विद द रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। छोटे छोटे ना, मतलब ऐसे 1 लाइनर्स होते हैं, 1 वर्डर्स होते हैं ना, जो आप कभी भी ना इग्नोर कर जाते हो, है ना। आपको होता है कि अच्छा ये बस ये रिएक्शन देख ली बहुत है, लेकिन बेटा इन बिटवीन द लाइन ज़रूर पढ़ के जाना है। जो बच्चे पढ़ जाएंगे ना, आई एम श्योर उनको और किसी चीज़ की और किसी बुक की ज़रूरत ही नहीं पढ़ने वाली। इट्स एवरीथिंग इज़ इन योर एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, बस आई थिंक वही आपके लिए एक बहुत बड़ा वो रहेगा, एक स्ट्रैटेजी रहेगी बोर्ड्स को क्रैक करने के लिए, ठीक है। और बोर्ड से डरना नहीं है, टेक इट एज अ फ्रेंड और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करके जाओ, तो बोर्ड एग्ज़ाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बच्चा। ओके, अब हम करते हैं आगे। ओके, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, इनकी तो एसिडिक नेचर होती है ना, मेटेलिक ऑक्साइड्स की बेसिक नेचर होती है। अब इनका रिएक्शन हमने बेस के साथ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आपने रिएक्शन देखी लाइम वाटर के साथ, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये तो आपको पता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बेटा, बेस है। अब ये क्या करेगा, जब ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं उसको, एक बेस के साथ, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट एंड वाटर। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम है, मेटेलिक ऑक्साइड्स ले लो चाहे आप, ठीक है, उसमें भी सेम चीज़ आती है, क्या आती है, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। चीज़ सेम है, सिर्फ रिएक्शन का ही फ़र्क है, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये बेसिकली एसिडिक इन नेचर होते हैं, और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। सिर्फ फ़र्क इतना और कुछ नहीं है। अच्छा मैं रिएक्शन तो कंप्लीट कर दूँ, आप बोलोगे मैम रिएक्शन ही नहीं कंप्लीट करी आपने, ठीक है बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट आया और साथ में बताओ क्या किया था हमने रिएक्शन के अंदर, याद आया, साथ में वाटर आया था, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मैंने ऊपर लिख दिया सॉल्ट एंड वाटर तो सिंपल सा चीज़ है कि आपको वो याद रहेगी। वर्ड इक्वेशन अपने दिमाग में हमेशा याद रखना, एक तरह का आंसर होता है ना, जैसे हम उसको लर्न कर लेते हैं समझ के, बस वो अपने दिमाग में रखो, फिर इक्वेशन अपने आप बनती चली जाएगी। बस चीज़ ये है कि आपको एक तो फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, प्लस उसकी बैलेंसिंग अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, अब एसिड एंड बेस का वाटर सोल्यूशन के साथ कैसे एक केमिकल रिएक्शन होता है, आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा डाला आपने सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आपने ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड। अब दोनों की रिएक्शन से जो गैस लिबरेट होती है ना बेटा, वो यहाँ पे लिबरेट होती है HCl गैस, बहुत ड्राई गैस है, बहुत ही तीखी पंचन सी स्मेल होती है इसकी, ठीक है। अब ये HCl गैस जा कहाँ रही है,
ऑब्वियसली वाटर सोल्यूशन में जा रही है, क्योंकि एसिड एंड बेस का रिएक्शन हमने वाटर सोल्यूशन के साथ देखना है, ठीक है। अब HCl जब वाटर सोल्यूशन में जाती है ना, तो बेटा क्या प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस करती है हाइड्रोनियम आयंस प्लस क्लोराइड आयंस। हाइड्रोनियम आयंस कैसे पैदा होते हैं, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, गैस है, लेकिन है तो नेचर एसिडिक है ना। अब एसिडिक है तो ये कौन से आयंस रिलीज़ करती है, हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ करती है। हाइड्रोजन आयंस क्या करते हैं, वाटर के साथ कंबाइन करते हैं, वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयंस क्या करते हैं, उस सोल्यूशन को एसिडिक नेचर देते हैं। समझ के बच्चे, एक साइकिल समझना है, कैसे समझाना है, लाओ कैसे समझना है इसको मैं समझा देती हूँ। HCl आपकी गैस निकली, ठीक है। HCl गैस ने कौन से आयंस प्रोड्यूस करने हैं, हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि एसिडिक नेचर है उसकी। ये जो हाइड्रोजन आयंस है किसके साथ कंबाइन करेंगे, वाटर के साथ। वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयंस से क्या होगा, सोल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे चलें। ओके ये जो एक्चुअली हाइड्रोजन आयंस होते हैं ना बेटा, ये अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये एग्जिस्ट करते हैं जब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना, ऊपर वही रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो क्या बनाते हैं बेटा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके इसको लिख लेते हैं, दिस इज़ नोन एज हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है बेटा। ओके अच्छा, अब आपने देखा होगा कि एसिड्स तो हमें हाइड्रोनियम आयंस दे रहे हैं या हाइड्रोजन आयंस दे रहे हैं पानी के अंदर। तो क्या होता है जब बेस को डिसॉल्व किया जाता है पानी में, अब एक बेस ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने पानी में डाला, ठीक है, वाटर का सोल्यूशन लिया। अब जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालेंगे तो ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। ये वाले कौन से आयंस होते हैं बेटा, इनको हाइड्रोक्सिल आयंस कहते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, जो ये हाइड्रोक्सिल आयंस है ना, ये क्या करेंगे, पानी में जा रहे हैं तो पानी में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उनके साथ कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके क्या बनाएंगे, वाटर। अब वाटर बन गया तो सोल्यूशन का नेचर क्या हो गया, बेसिक नेचर। वहाँ हमने पहले पढ़ा ना सोल्यूशन का नेचर एसिडिक था, यहाँ पे बेसिक नेचर। तो इसको वापस एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखो आपने ये बेस लिया, बेस को पानी के साथ पानी में घोला, ठीक है। जैसे ही पानी में घोला क्या हुआ, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो गया, सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। अब ये हाइड्रोक्सिल आयंस क्या करेंगे, पानी में ही है ना, एग्जिस्ट तो पानी में ही कर रहे हैं। पानी में रहते हुए ये कौन से आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन आयंस के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस के साथ जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, वाटर। एंड वाटर के बनते ही नेचर क्या हो जाएगा सोल्यूशन का, दैट विल बी बेसिक इन नेचर, ठीक है। क्लियर हो गया। एक रिएक्शन और कर लेते हैं इसकी, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है, KOH, ठीक है। चलो साथ साथ अपने मन में रिवाइज करो। वाटर में डाला इसको, क्या हो गया बेटा, K एंड OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। लो एक और ले लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी सोल्यूशन ले लेते हैं। पानी में डालो इसको बढ़िया से फटाफट, Mg2+ एंड OH- आयंस। देखो इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या है बच्चे, यहाँ पे मेरे पास 2 हाइड्रोक्सिल आयंस है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। देखो चाहे सिंपल सी रिएक्शन है, बट बैलेंसिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। समझ गए बेटा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। तो इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, एंड प्लीज़ बच्चों काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। एंड आई विल बी अपलोडिंग many more videos to clear your science fundamentals, to clear your science concepts